Hello friends, welcome to SSV Wings YouTube channel. Guys, first of all, I'm really sorry for the delay because we were busy with the offline batches. So the topic which we'll be studying today in the polity series is vice president. ठीक है? तो आप vice president में लिखे कि the post of vice president is mentioned under part 5 and article 63. हिंदी वाले लिखें उपराष्ट्रपति का पद संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 63 में वर्णित है। ठीक है, जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है इट इज द सेकंड हाईएस्ट पोस्ट तो इट इज द सेकंड हाईएस्ट पोस्ट इन इंडिया आफ्टर प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के बाद इन्हीं का नंबर आता है सीनियरिटी में। ठीक, हिंदी वाले लिख सकते हैं उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। ठीक है, और आधिकारिक क्रम में उसका पद राष्ट्रपति के बाद आता है। ठीक है, और जो पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट है ये कहां से ली गई है? टेकन फ्रॉम यूएसए। ठीक, द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज टेकन फ्रॉम यूएसए। इसके आगे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 64 of the Constitution of India, Vice President also acts as what? Ex officio Chairman of राज्यसभा। ठीक है, तो अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन को हिंदी में बोलते हैं पदेन सभापति, मतलब कि ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। ठीक है, ही इज नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा बट स्टिल ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। पदेन सभापति, एक पद दिया गया है सभापति का, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखें, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन बन सकता है कि ये मेंबर नहीं है बट राज्यसभा का पार्ट है। ही इज पार्ट ऑफ राज्यसभा बट नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्य नहीं है ये, परंतु राज्यसभा का एक अभिन्न अंग है, राज्यसभा के पदेन सभापति। ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, इसके ऊपर आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 65। ठीक है, आर्टिकल 65 क्या कहता है? वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया if president is not available। ठीक, अभी तक आप सीक्वेंस में देखो, 63 में पोस्ट है, 64 में एक्स ऑफिशियो चेयरमैन और 65 में एक्टिंग प्रेसिडेंट। ठीक, तो संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। ठीक है, ये लिख लेना। उसके बाद आता है इलेक्शन। भाई हमने प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन पढ़ा था, अभी वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी पढ़ लेते हैं। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जैसा कि आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है दैट इज इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जिसमें हम आम लोग, मतलब जो एक भारत की जनता है
वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करती, लेकिन हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, जैसे कि आपके एमपीज एमएलए, वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और उसी तरह से वाइस प्रेसिडेंट का भी एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट का भी एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, कॉलेज, ठीक है, जिसके अंदर एमपीज पार्टिसिपेट करते हैं, एमपीज बोथ हाउसेस, राज्यसभा भी और लोकसभा भी, और इसमें भी दोनों, चाहे तो इलेक्टेड हो चाहे तो नॉमिनेटेड हो, ठीक है। मतलब राज्यसभा के 245 और लोकसभा के 545, ठीक। ये सभी चाहे तो इलेक्टेड हो चाहे तो नॉमिनेटेड हो, सभी इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब आपको एक चीज याद होगी, मैंने आपको प्रेसिडेंट में पढ़ाया था कि जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो उसके लिए ही मस्ट हैव 50 सपोर्टर्स एंड 50 एमपीज एज द प्रपोजर्स, ठीक है। तो वही चीज इनके लिए भी होती है, लेकिन जो संख्या है वो अलग है। वो क्या है, अगर कोई व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए कैंडिडेट है तो ही मस्ट हैव 20 MPs as supporters and 20 MPs as nomination proposers। 50 समर्थक और 50 प्रस्तावक तो थे राष्ट्रपति के, लेकिन उपराष्ट्रपति के में 20 समर्थक और 20 प्रस्तावक। आप इस चीज को ध्यान रखें, ठीक है। और ये अलग अलग होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि यही 20 लोग यहाँ पे भी हैं और यही 20 लोग यहाँ पे भी हैं। ये 20 लोग अलग होंगे और ये 20 लोग अलग होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दैट इज टाइम पीरियड, समय काल। उपराष्ट्रपति का जो समय काल होता है दैट इज 5 years। किस आर्टिकल में है ये? आर्टिकल 67 में, ठीक। फिर आता है प्रेसिडेंट को ओथ। ओथ कौन दिलाता है प्रेसिडेंट को? उसको वाइस प्रेसिडेंट को। हु गिव्स ओथ टू वाइस प्रेसिडेंट? तो वाइस प्रेसिडेंट को जो ओथ दिलाते हैं वो दिलाते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक। ठीक है, एक नोट करके एक चीज लिख लो आप सभी साइड में। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी और डिस्प्यूट, मतलब डिस्प्यूट इन इलेक्शन ऑफ या तो प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो कौन उसको हियर करेगा? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है या कोई भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तब उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा, ठीक है। ये किस आर्टिकल के अंदर है लिखा हुआ? आर्टिकल 71 बोलता है इस चीज को कि प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर कोई भी डिस्प्यूट या विवाद होता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैसे अगर आपने पॉलिटी की और वीडियोस नहीं देखी हैं इससे पुरानी तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो और सारी की सारी वीडियोस देख सकते हो, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं। सैलरी, सैलरी कितनी मिलती है वाइस प्रेसिडेंट को? तो फिर ऐसे कैसे काम करता है? लिखिए ओब्लिक में 4 लाख रुपए। ये जो 4 लाख रुपए है, ये एज पर आर्टिकल 97, आर्टिकल 97 कहता है कि जो सैलरी 4 लाख रुपए की वाइस प्रेसिडेंट को मिलती है, ये मिलती है फॉर द पोस्ट ऑफ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो राज्यसभा के पदेन सभापति होने के नाते ये तनख्वाह मिलती है इनको 4 लाख रुपए। उपराष्ट्रपति की अपनी कोई भी तनख्वाह नहीं होती। ठीक है, आप इसमें एक चीज और नोट करके लिख लें। जब ये एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे काम करेंगे, ठीक है, जब ये एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर काम करेंगे, तो जो इनको सैलरी मिलेगी वो पूरी वही सैलरी मिलेगी जो कि राष्ट्रपति की होती है, दैट इज रुपए 5 लाख। ठीक है, अगर ये एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रहे हैं तो इन्हें 5 लाख रुपए की ही सैलरी मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है इनका रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन अपना किसको देते हैं? एज पर आर्टिकल 67A। अब ये बताओ, 99% केसेस में जो व्यक्ति ओथ दिलाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो व्यक्ति ओथ दिलाता है 99% केसेस में रेजिग्नेशन भी उसी को दिया जाता है। तो इस केस में ओथ किसने दिलाई थी? प्रेसिडेंट ने। तो रेजिग्नेशन भी किसको होगा? प्रेसिडेंट को। ठीक, आप आर्टिकल याद रखो, आर्टिकल 67 में इनका क्या था? टाइम पीरियड। 67A में रेजिग्नेशन। बस बात करते हैं रिमूवल की। तो जो वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल है, दैट इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 67B। ठीक, अभी बताया था मैंने आपको 67 में टाइम पीरियड, 67A में रेजिग्नेशन और रिमूवल आ गया 67B में। रिमूवल प्रोसेस, जैसे हमने पहले प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट प्रोसेस पढ़ा था, उसी से रिलेटेड एक और प्रोसेस होता है, लेकिन इम्पीचमेंट नहीं होता। आप इस चीज को ध्यान रखें। पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इम्पीचमेंट प्रोसेस केवल और केवल प्रेसिडेंट के ऊपर ही अप्लाई होता है और किसी के ऊपर इम्पीचमेंट प्रोसेस अप्लाई नहीं होता। ठीक है, ये लाइन मेरी ध्यान रखना। इम्पीचमेंट प्रोसेस केवल और केवल प्रेसिडेंट पे अप्लाई होता है और किसी पे इम्पीचमेंट प्रोसेस अप्लाई नहीं होता। उस प्रोसेस को रिमूवल बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज का इम्पीचमेंट हो गया या हाई कोर्ट के जज का इम्पीचमेंट हो गया, तुम्हारा कैग का इम्पीचमेंट हो गया। वो कुछ नहीं होता, दैट इज ओनली रिमूवल। वो गलत नोशन है, आप हमेशा याद रखें। इम्पीचमेंट केवल प्रेसिडेंट का होता है और किसी का नहीं होता। तो रिमूवल प्रोसेस को हम थोड़ा सही से देखते हैं। देखो, रिमूवल जो होगा आपका वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है, वो जो रिमूवल होगा आपका वाइस प्रेसिडेंट का, वो उसी तरीके के प्रोसेस से होगा जैसे प्रेसिडेंट का होता है। लेकिन अब मेरे को ये बताइए कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वो किसके पार्ट हैं? लोकसभा के पार्ट हैं या राज्यसभा के पार्ट हैं? भाई जाहिर सी बात है, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, तो ही इज अ पार्ट ऑफ राज्यसभा। तो अब अगर बात है वाइस प्रेसिडेंट की, तो सबसे पहला जो रेजोल्यूशन लेके आया जाएगा वो आएगा आपका राज्यसभा में। ठीक है, बात करते हैं नंबर 1, रेजोल्यूशन आया राज्यसभा में, सिंपल मेजोरिटी। एक स्टार्टिंग में सिंपल मेजोरिटी से पास होगा। वाइस प्रेसिडेंट के पास जाएगा नोटिस,
14 डेज का। अगर इस बीच में ये अपनी पोस्ट वैकेट कर देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते तो अगेन फिर से राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन आएगा ठीक, रेजोल्यूशन। और अब इफेक्टिव मेजोरिटी, जो भी ये मेजोरिटीज हैं, इफेक्टिव मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, ये आपको मैं तब पढ़ाऊंगा जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे, ठीक है। इफेक्टिव मेजोरिटी से ये होगा पास। उसके बाद ये जाएगा पास होने के बाद लोकसभा में, ठीक। फिर लोकसभा में आएगा रेजोल्यूशन, और यहां पे सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा। सिंपल मेजोरिटी से ये पास हो जाएगा। तो यहां पास होने के बाद इस कंडीशन में जो व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर होगा वो अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा। एक बार दोबारा से आपको फ्लो चार्ट बता देता हूं। वाइस प्रेसिडेंट का जब रिमूवल होता है तो पहले रेजोल्यूशन आता है राज्यसभा में, रेजोल्यूशन आया राज्यसभा के अंदर, सिंपल मेजोरिटी से पास हुआ, 14 डेज का नोटिस गया वाइस प्रेसिडेंट के पास। अगर साइन कर देते हैं तो ठीक है, अगर साइन नहीं करते तो अगेन रेजोल्यूशन आएगा राज्यसभा में, इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ पास होगा। पास होने के बाद जाएगा लोकसभा में, लोकसभा में आपका वो जो रेजोल्यूशन है सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, और इस कंडीशन में जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर बैठा हुआ पर्सन है वो उस पोस्ट से हटा दिया जाएगा, ठीक है। ये था सिंपल सा प्रोसेस, ठीक है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की। देखो क्वालिफिकेशंस जो है वाइस प्रेसिडेंट की वो सभी वही हैं जो मैंने आपको वहां पढ़ाई थी, कि भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक, मिनिमम एज 35 ईयर्स, ठीक है, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, घोषित अपराधी नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक चीज जो आपको, मतलब आप सारी की सारी वहां से कॉपी कर सकते हो, लेकिन एक चीज जो है वो आप लिखो कि ही मस्ट पोजेस एलिजिबिलिटी टू बिकम मेंबर ऑफ राज्यसभा। प्रेसिडेंट में हमने पढ़ा था कि उसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए राज्यसभा नहीं लोकसभा के लिए, ठीक है। प्रेसिडेंट की जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि वो लोकसभा का मेंबर बन सके, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि ये राज्यसभा का मेंबर बनने की एलिजिबिलिटी रखता हो। बाकी सब सेम है, सिर्फ एक यही डिफरेंस है आपके वाइस प्रेसिडेंट के अंदर, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करो, शेयर करो, और keep connected with SSB Wings। and again I am really sorry for the delay in this video। आगे से आपको डेली पॉलिटी की वीडियोस मिलती रहेंगी, और फ्रॉम इन 2 to 3 days हम लोग करंट अफेयर्स भी एक तरीके से कंपाइल्ड करंट अफेयर्स कैटेगरी वाइज भी आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। विद इन 2 to 3 days करंट अफेयर्स की सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है गाइस। ओके, जय हिंद गाइस।